नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एससीईआरटी की बुक हमारा पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक में पढ़ाई जाती है और यूपी टेट का जो सिलेबस है इस बुक के सिलेबस से मैच करता है। इसलिए यदि आप यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसी क्रम में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पहला चैप्टर इस बुक का कंप्लीट कर लिया था, जो कि था पर्यावरण को जाने। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इस बुक का सेकेंड चैप्टर, जो कि है हमारे प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे, उनके बारे में डिटेल में अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको जानने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं, यानी रिसोर्सेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारे आसपास उपस्थित हर वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, संसाधन कहलाती है। यानी कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को करने में हमारी सहायता करती हैं, या जिनके माध्यम से या जिनको हम प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हैं, वे सभी वस्तुएं क्या होती हैं, हमारे लिए रिसोर्स का कार्य करती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो पानी या जल एक संसाधन है। हमारे लिए जल क्या हुआ, संसाधन है, जिसका हम विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, या फिर हमें कपड़े धुलने की आवश्यकता होती है तो हम पानी के माध्यम से धुलते हैं, या फिर हमें पेड़ पौधों में पानी डालना होता है, अपनी फसल की सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। तो यह पानी जो है हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। ठीक है, जिसका उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने, साथ साथ नहाने, कपड़ा धोने, सिंचाई आदि कार्यों के लिए करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ में, और ये जो है एक बेसिक जानकारी है दोस्तों, इसको जो है जानना ज़रूरी है, तभी कहाँ से इस प्रश्न से कैसे, इस चैप्टर से कैसे प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, उनको भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ भी एक संसाधन है। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनका भी प्रयोग हम लोग एक संसाधन के रूप में करते हैं, जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करती है। जैसे हमारे आसपास जितने पेड़ पौधे हैं उनमें जो फल लगते हैं उनको हम खाते हैं, उनसे जो है जो अनाज पैदा होता है उनको हम खाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, ये हमारे लिए संसाधन है। पेड़ पौधे से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उनसे हम अपने घरों का निर्माण करते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, चेयर, मेज, इन सब का निर्माण करते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से जो हमारी भूमि है, जो हमारी पृथ्वी है, हमें कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है, तथा तेल, कोयला, गैस और जो यातायात या फिर उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि जो हमारी भूमि है, इससे हम क्या करते हैं कि इसमें हम कृषि करते हैं और अनेक प्रकार के फल और अनाज पैदा करते हैं, जो कि हमें भोजन के रूप में प्राप्त होती है। तो ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। और इसके अलावा जो कि हमारा पेट्रोलियम पदार्थ है, जो कि हमारे कोयला है, और प्राकृतिक गैसें हैं, ये भी हमारे लिए एक संसाधन का कार्य करती हैं, क्योंकि इनका प्रयोग कर हम जो है अपने दैनिक जीवन में अपने आप में कार्यों को करने में सुगमता जो है हमें मिलती है। आगे हम लोग देखें कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आगे चल के देखेंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानवीय संसाधन, जिसका निर्माण मानव स्वयं करता है। और नेचुरल क्या होता है कि जो हमें प्रकृति प्रदान करती है, जिसके लिए हमें जो है कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा यह जैसी उत्पन्न होती है उनका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हमें जिस अवस्था में वो प्राप्त होते हैं हम उसी अवस्था में उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि।
ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये जो हैं नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे है, स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूपी टेट में आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे प्रश्न अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, और ऑप्शन में आपको मिलता है जल और पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैसें, और चौथा ऑप्शन होता है बैटरी। तो ये जो है इसमें से कौन से प्राकृतिक है और कौन सा मानव द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पे जो बैटरी है वो मानव द्वारा निर्मित है, बाकी की जितने ऑप्शन है वो प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस देश के पास ज़्यादा जो है नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका जो है डेवलपमेंट तेज होता है, क्योंकि आजकल का जो युग है उसमें नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग जो है बहुत ज़रूरी है। जिसके पास है वो दूसरे देशों को उसको सेल करते हैं, उनसे जो इनकम होती है वो अपने देश के डेवलपमेंट में लगाते हैं। जिसका ताज़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सऊदी अरब, जिसके पास जो है पेट्रोलियम का भंडार है और उसके पास जो इसकी इनकम का जो है सबसे प्रमुख स्रोत है, और वो जो है आज एक विकसित देश है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे कि हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का प्रयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। ठीक है, कि जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे आदि। ये आप कल्पना करिए कि यदि आपके आसपास जो है पेड़ पौधे ना होते या आपके पास जल ना होता तो क्या जो है जीवित रह पाते? नहीं रह पाते। ये प्रकृति के एक संसाधन है जिनको हमें निःशुल्क जो है प्राप्त होते हैं हमें, और इनका हम प्रयोग करके जो है अपना जीवन चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को सुगम बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को आसान या सुखमय बनाने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ में जो है जो भी वस्तुएं हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं वो सभी आती हैं। जैसे जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी, ये सभी जो है खनिज पदार्थ में आते हैं। पेट्रोल, डीजल जो कि हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, कोयला जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये सभी क्या हैं जो हमारे जीवन को आसान और सुखमय बना देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं जो हमें नेचर प्रदान करती है। ठीक है, अब आगे इसी सब बातों को हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं इनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से भी खूब प्रश्न बनते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि प्राकृतिक संसाधन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है जैविक, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था पर्यावरण को जाने, तो इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक थे। उसी प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको जो है जैविक और अजैविक में बांटा गया है, यानी बायोटिक और एबायोटिक में। तो जैविक में दो आते हैं, वहाँ भी दो थे। पहला तो जंतु, जीव जंतु, और दूसरा वनस्पति यानी पेड़ पौधे। तो जैविक में सभी जीवित चीज़ें आती हैं, जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर वो सभी क्या हैं, जैविक हैं, जंतु हैं, और जितने भी वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे हैं वो भी जैविक हैं। अब आगे यहाँ पे जो अजैविक वाला पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो जो है हैं अजैविक में, एक है नवीकरणीय यानी कि रिन्यूअल रिसोर्सेज, और दूसरा है अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज। ऐसे कौन कौन से रिसोर्स जो है हैं हमारे पास जो कि हम उनको बार बार रिन्यूअल कर सकते हैं, उनका नवीनीकरण कर सकते हैं या वो समाप्त नहीं होते हैं।
ठीक है। और ऐसे कौन कौन से रिसोर्स हैं जिनका हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, उनका हम दोबारा प्रयोग नहीं करते, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, यानी अनवीनीकरणीय, या समझ सकते हैं जिनका नवीनीकरण आप दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। और जिनका आप बार बार नवीनीकरण कर सकते हैं, बार बार उनको प्रयोग में ला सकते हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या संसाधन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले नवीकरणीय में आता है वायु। वायु यानी कि हवा हमारे पास जो मौजूद है ये समाप्त नहीं होती, नेचुरल रिसोर्स है, ये हमेशा रहती है, आप कितना भी आप इसका उपयोग करिए, ठीक है। उसी प्रकार से जल, ठीक है, जो है नेचुरल नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूअल रिसोर्स है, जिसको हम लोग बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। मिट्टी, ठीक है, ये भी रिन्यूअल है, इसका भी समाप्त नहीं होना है। और सौर ऊर्जा, ठीक है, आजकल जो है आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है बहुतायत में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यह जो है रिन्यूअल रिसोर्स है, आप इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, इसमें जो है कोई आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। एक बार यदि आप सोलर सेल लगवा लेते हैं तो आपको जो है ये जो सोर्स है, ये संसाधन है, आपको मिलता रहेगा। आगे इसी में देखेंगे कि जो अनवीकरणीय है यानी कि नॉन रिन्यूअल रिसोर्स है, उसमें से दो पार्ट हैं, खनिज वाला और एक जीवाश्म ईंधन। खनिज में जितनी भी धातुएं हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, उनका हम लोग बार इतना उपभोग कर रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएंगी। और जितने जीवाश्म ईंधन है जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैसें हैं, इनके निर्माण में कई हजारों साल लगते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स है हमारे पास लिमिटेड है, इनका उपभोग हो रहा है, तो एक समय आएगा कि ये जो है हमारे पास से समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी जो है नेचुरल तो हैं, लेकिन इनका जो है मात्रा जो है लिमिटेड है और इनके उपभोग से ये समाप्त हो सकती हैं। लेकिन जो नवीकरणीय है, रिन्यूअल रिसोर्स है, वो जो है समाप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से रिन्यूअल रिसोर्स के उदाहरण हैं, जिनमें से वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा ये सब आते हैं, और कौन से जो है नॉन रिन्यूअल रिसोर्स के उदाहरण हैं। तो उसमें से जो है खनिज पदार्थ जितने भी पाए जाते हैं, खनिज धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टिन, ये सभी जो है आती हैं। और जीवाश्म ईंधन जो कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये सभी आती हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सूर्य। सूर्य क्या है? पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य क्या है? पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये भी प्रश्न खूब पूछा गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कई बार टेट में भी आ चुका है और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। अब आगे यह देखते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है, इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। अब हमारे पर्यावरण में सूर्य की क्या क्या उपयोगिता है उसको हम लोग इस जो है पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले जल चक्र बनाए रखने में, जो वाटर साइकिल होती है उसको बनाए रखने में जो है सूर्य जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। वाटर साइकिल क्या है कि जैसे जल है, उसको जब सूर्य का टेम्परेचर उस पर पड़ता है, गर्मी मिलती है, तो वाष्प बन के वातावरण में चला जाता है और पुनः जो है बादल बन के फिर बारिश होती है और फिर वह पुनः जो है क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये जो वाटर साइकिल चलती रहती है ये भी सूर्य की वजह से होती है। अगला देखते हैं वायुमंडल में वायु का प्रवाह बनाए रखने में। वायु का प्रवाह बनाए रखने में सूर्य कैसे मददगार है, इसके लिए देखेंगे कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह स्थान जो है वह वहाँ की वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर चली जाती है, और जो ठंडी वायु होती है उस स्थान को भरने के लिए वहाँ पे आती है। तो इस प्रकार से वायु का प्रवाह चलता रहता है। अगला है जलवायु को नियंत्रित करने में। जलवायु को नियंत्रित करने में कैसे सूर्य मददगार है? जैसे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह स्थान गर्म रहता है और जहाँ पे प्रकाश कम पड़ता है वह स्थान ठंडा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार जलवायु को नियंत्रित करता है। अगला है पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही करते हैं, ठीक है।
तो यदि सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और जो है पृथ्वी पर जो समस्त जीव हैं वो पेड़ पौधे के भोजन पर ही निर्भर करते हैं। अगला है घर में नमी सीलन को दूर करने में या कपड़े सुखाने में, हमारे जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनमें भी सोलर जो एनर्जी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला है हमारे शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है। जो हमारा शरीर होता है, जो सुबह की धूप होती है, उससे क्या होता है कि हमारा शरीर विटामिन डी का जो है निर्माण करता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे दैनिक जीवन में या हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे, उसको इस पॉइंट में सब बताया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि वायु के बारे में। ठीक है, वायु में देखते हैं कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। ठीक है, इसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हमारे वायुमंडल पाया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो है नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, सभी गैसें जो है एक निश्चित मात्रा में जो है पाई जाती हैं, जिनका जो है पर्यावरण में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। और हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होती है वो भी हमें इसी वायु से मिलती है। अगला है जल। ठीक है, जल ही जीवन है। ठीक है, यानी कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि हम जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग पर जल है। ठीक है, हमारे शरीर का जो पूरा भाग, जो बॉडी पार्ट है, उसमें लगभग 70% क्या है, वाटर है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जल हमारे शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए जल अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि पसीना, मलमूत्र आदि जो है शरीर से जो हमारे बाहर निकलता है उसमें क्या होता है, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे भूमि के बारे में। तो यहाँ पे भूमि के बारे में देखेंगे कि वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, कैसे है? भूमि है जो हमें फल, अन्न, सब्जियाँ, औषधियाँ या इमारती लकड़ियाँ प्रदान करती है। ठीक है, हम खेती करते हैं या फिर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उससे जो फल मिलता है या फिर जो अनाज मिलता है उसका उपयोग हम अपने भोजन के लिए करते हैं, और ये भूमि के बिना संभव नहीं है। ठीक है, भूमि ही जल और खनिज का भंडार है। ठीक है, और जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जितनी कोयला हैं, जितने खनिज पदार्थ हैं, वो सभी हमें इसी पृथ्वी यानी भूमि से ही मिलते हैं। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जो सौर ऊर्जा का है, जो कि यहाँ पे छूट जाता है, उसको हम आपको अलग से इस वीडियो में बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नवीकरणीय संसाधन यानी कि नेचुरल जो रिसोर्स हैं उसमें जो नवीकरणीय हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है सौर ऊर्जा, जो कि एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है और बुक में उसमें डिटेल में नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु परिवर्तन करती है, इसको हमने पहले भी बता दिया है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन यानी जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा का विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यहीं से प्रश्न बनते हैं, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये सोलर सेल के जो है पैनल हैं, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि सूर्य की ऊर्जा को यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसकी सहायता से बदला जाता है? तो होते हैं सोलर सेल। और सोलर सेल जो है किस पदार्थ के बने होते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। तो ये बने होते हैं सिलिकॉन के। ठीक है, तो सोलर सेल किसके बने होते हैं, किस पदार्थ के बने होते हैं? जो आपको यहाँ पे ग्रे कलर का ये दिख रहा है, ये सभी जो है सिलिकॉन से बने हुए सेल होते हैं।
जो कि सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे जो हम लोगों ने चार्ट देखा था अनवीयकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में, उसमें दो था, एक खनिज का और एक जीवाश्म का। ठीक है, तो खनिज जो है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक आएगा कि लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितनी भी खनिज धातुएं हैं या अन्य पदार्थ जो कि हमें भूमि से प्राप्त होते हैं, वो सभी खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, इनका बार बार उपभोग हो रहा है, एक ऐसा समय आएगा कि ये समाप्त हो जाएंगे, इनका रिन्यूअल नहीं किया जा सकता। आगे आते हैं जितने भी जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है जिसमें से डीजल, पेट्रोल, चारकोल ये सब आते हैं, और प्राकृतिक गैसें, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है जो कि हमें जो है भूमि से प्राप्त होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है कि जो है जीवाश्म ईंधन यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अब आइए चलते हैं बुक में देखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि वर्तमान समय में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं को वो प्रभावित कर रहे हैं। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम इनसे वंचित हो जाएंगे। यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि हमें नेचर प्रदान करती है, वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा और उनके संतुलन तथा बचाव के उपाय करने होंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये तभी हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण के लिए निरंतर जागरूक रहेंगे तथा उचित उपाय करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है एससीईआरटी की बुक हमारा पर्यावरण का सेकेंड चैप्टर था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ये हमारे दैनिक जीवन में सहायक हैं और कौन कौन से इनके प्रकार हैं और कौन कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की श्रेणी में आते हैं। अब आगे हम लोग इस बुक में दिए गए अभ्यास प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर लिखने हैं, इनको आप जो है जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है इससे आप पढ़ के उसको जो है उसका आंसर खोज सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। अगला है दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है, ये सभी आंसर अब जो है आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे एक है सही मिलान करने के लिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है कि वायु क्या है, वायु में क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगला है जल क्या है, हमारे शरीर का 70% भाग बनाता है, हमने अभी पहले बताया था। भूमि क्या है, भूमि से क्या मिलता है, खनिज पदार्थ का भंडारण है भूमि के अंतर्गत। और सूर्य का प्रकाश क्या है, हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है। तो ये थे अभ्यास प्रश्न चैप्टर 2 का, जिसका नाम था हमारे प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी बुक का 3rd चैप्टर जो है कवर करेंगे।